हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम लोग पॉक्सो एक्ट के बारे में जानेंगे जो कि केवीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, कब लागू हुआ, किन बच्चों के लिए लागू हुआ, साथ ही इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, उन धाराओं में क्या क्या प्रावधान है, सब कुछ आज की वीडियो में एक समरी के तौर पर देखेंगे। तो आप में से जिनका ये टॉपिक क्लियर है, कवर किया हुआ है, फिर भी देखो एक आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात होती है कि पॉक्सो एक्ट है क्या और ये कब लागू हुआ। ये पहला क्वेश्चन आता है। तो पॉक्सो एक्ट जो है वो एक एक्ट है, एक अधिनियम है जो कि बच्चों के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, मतलब कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण, एक अधिनियम बनाया गया संविधान में, भारतीय संविधान में, जहाँ पे बच्चों में अगर लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है या सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, बच्चों की पोर्नोग्राफी, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया। इसको कहते हैं हम लोग पॉक्सो एक्ट। ये तो बेसिक बातें हुई। तो कब बना, दूसरा क्वेश्चन आता है। तो ये आपका 14 नवंबर 2012 को हुआ। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, यानी चिल्ड्रन डे। तो 14 नवंबर 2012 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये एक्ट लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, देखो इसका मसौदा 2010 में ही प्रस्तुत हुआ था, लेकिन इसको लागू होते होते 2 साल लगे, यानी 14 नवंबर 2012 को पूरे देश में लागू हुआ था पॉक्सो एक्ट। ये क्या है, बच्चों को जो है वो यौन हमला या यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो माइनर्स, ऑब्वियस ही बातें, छोटे हैं, कुछ मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, गूंगे हुए, अंधे हुए, है ना, दिव्यांग बच्चे होते हैं जो किसी को बोल नहीं सकते, या उनको इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि सहम जाते हैं, वो किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते उनके साथ क्या गुजरा। तो ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। तो सरकार ने एक एक्शन लिया, एक कानून पारित किया, एक अधिनियम बनाया जहाँ पे बच्चों के संरक्षण की बात हुई, और वही हमारा पॉक्सो एक्ट कहलाता है। ठीक है, अब बात होती है कितने वर्ष के बच्चे के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपके 18 साल से नीचे बच्चे होंगे जो माइनर्स होते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि पहले क्या था, ये सिर्फ लड़कियों के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे बॉयज़, जो लड़के होते हैं, माइनर्स बच्चे होते हैं, उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार होता था, क्योंकि मानसिक विकृति वाले तो लोग हर जगह हैं। तो फिर इसमें एक संशोधन हुआ और उन संशोधन में माइनर बच्चों को भी शामिल किया गया। क्लियर है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बात हुई है कि इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, या चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई, पोर्नोग्राफी हुई, ऐसे संगीन मामले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा है। ऐसे दरिंदों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन संविधान के अंतर्गत कुछ धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत कुछ पनिशमेंट का प्रावधान है। वो सब क्या है हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। उससे पहले कुछ और बातों को जानते हैं। देखो, 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों पर लागू है। अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी माइनर्स बच्चे आते हैं, सब कुछ किसी के साथ भी इस तरह के व्यवहार होते हैं, तो वो सारे के सारे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उनका जो भी केस बनता है उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखो, हम लोग सबसे पहले तो पनिशमेंट की बात करते हैं। ऐसे तो इस तरह के हैवान या जो दरिंदे होते हैं, इनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल, मतलब मौत भी बहुत ही बुरी सजा है ना। लेकिन संविधान के अपने कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे बात हुई कि न्यूनतम सजा 10 वर्ष है, मिनिमम जो होता है, मिनिमम पनिशमेंट वो 10 साल है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग केसेस के अलग अलग सजाएं हैं, तो सबको हम लोग देखते हैं। पहले देखो क्या है कि 12 वर्ष से कम उम्र, दो तरह को इसको डिवाइड किया गया। 18 साल से कम तो है ही है, लेकिन अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर ऐसी कोई अपराध होती है, तो उसको रेप का आरोप अगर सिद्ध हो गया तो उसको होल टाइम के लिए आजीवन कारावास होगा और साथ ही साथ मृत्यु दंड मिलेगा। क्लियर है। और अगर 12 वर्ष से अधिक, मतलब 12 वर्ष से अधिक और 18 से नीचे हैं, तब न्यूनतम यानी मिनिमम 10 साल की जेल और मैक्सिमम 20 साल की जेल होगी। और ये केस पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ही भयानक है या भयावह स्थिति में, तो उसको एक्सटेंड करके आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। क्या क्या प्रावधान है, सब कुछ को देखो, सबसे पहले है कि इसमें स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे और सारे मुकदमा चलते, पॉक्सो एक्ट में ये नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, बच्चों के लिए होता है। तो बच्चे इसको लेकर असहज नहीं हो जाए, उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं बने, या बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका दिमाग जो होता है वो बहुत इमेच्योर होता है, वो पूरी तरह से तो परिपक्व होते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके जहन में बस सकती है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टक कर सकती है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए उसके लिए स्पेशल कोर्ट होता है और स्पेशल तरह से वो मुकदमा होता है। क्या है, देखो यहाँ पे क्या है
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार ये ऐसा होता है कि किसी छोटे बच्चे के साथ ऐसा होता है और किसी बड़े को या किसी आसपास के लोगों को पता है ये बात, बट स्टिल वो लोग क्या करते हैं, किसी को नहीं बताते या पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे चीज़ों में भी है कि अगर किसी व्यक्ति को पता है कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में आपको देना है। और अगर ऐसा नहीं किया तो 6 मंथ की जेल और साथ ही साथ जुर्माना यानी कि फाइन लग सकता है। और ये आपके अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुसार है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे विकृति वाले लोग अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं घर में हो सकते हैं, समाज में मिल सकते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं या बहुत जगह कहीं से कोई भी जो ऐसा बोल सकते हैं कि अछूता नहीं है इस चीज़ से। तो इसलिए हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है और अगर कोई भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हमें तुरंत पुलिस में FIR करानी होती है, उन्हें जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पीड़ित बच्चे हैं तो उनके संरक्षण की तत्काल व्यवस्था और जिम्मेदारी पुलिस की है। मतलब कि अगर बहुत सीरियस कुछ ऐसा इंजर्ड हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उनको तुरंत में फर्स्ट मेडिकल एड दिया जाएगा, बच्चों को तुरंत चिकित्सा जो भी संबंधी चीज़ें होती हैं वो दिया जाएगा। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के सामने मामले को लाना है। मतलब जो चाइल्ड वेलफेयर से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे अथॉरिटीज़ बनी होती हैं, तो वहाँ पे आपको 24 घंटे के अंदर अगर ऐसा कोई केस हुआ तो आपको रिपोर्ट फाइल कर देनी है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट वन इज, देखो उसके साथ ही साथ है कि मेडिकल जांच की बात हुई, यानी जो आपको मेडिकल जांच बच्चों जो पीड़ित बच्चे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि कम पीड़ादायक हो। मतलब वो बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर, उनसे प्रेशर और बार बार वो चीज़ों का उनको एहसास नहीं कराया जाए, क्योंकि वो चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करती है, मेंटली इफेक्ट करती है ना। और साथ ही साथ जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है वो पेरेंट्स या कोई नोन पर्सन के सामने हो, जिस पे बच्चों का यकीन और ट्रस्ट हो कि हाँ ये मेरे साथ हैं, अच्छे हैं, उनके सामने बहुत ही फ्रेंडली वे में उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो बच्ची अगर कोई लड़की के साथ ये होता है, बच्ची के साथ, तो उसकी मेडिकल जांच महिला डॉक्टर यानी कि फीमेल लेडी डॉक्टर के सामने होगी। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट में बच्चे पर किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, उनके सामने अच्छा उनको वापस से उनको उस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है, इसलिए उसको एकदम ध्यान में रखते हुए ये केस चलाया जाता है, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेशल कोर्ट में बंद कमरे में कैमरा के सामने फ्रेंडली माहौल में होना है। इसका मतलब कि बच्चे की आइडेंटिटी का, बच्चे की निजता का, प्राइवेसी का पूरी तरह से ख्याल रखना। आप बच्चे की आइडेंटिटी को लीक नहीं कर सकते, खास करके मीडिया, आप पब्लिक नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो अब मान ली कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सीरियस केस हुआ, बहुत सीरियस इशू है, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो अब उसके सामने वापस से वो इंसान आएगा तो कहीं ना कहीं उसके दिल में वो चीज़ें फिर से आ सकती है, वो सारा जो होता है वो सारा, तो क्या होता है बीच में एक पर्दा लगा दिया जाता है ताकि बच्चे उस इंसान को वापस से नहीं देखें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट जो भी है, वो जो स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पे जज होते हैं जो या फिर जो भी वकील होते हैं, तो बंद कमरा होता है और अलग अलग जो भी होते हैं कैमरा के सामने रिकॉर्डेड होती हैं ये सारी चीज़ें। क्लियर है। और बच्चे की आइडेंटिटी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा जाता है, मतलब मीडिया उसमें इन्वॉल्व होती है तो मीडिया उस चीज़ को बाहर नहीं ला सकती, उनकी प्राइवेसी, बच्चे की पहचान को, बच्चे की फैमिली मेम्बर्स, इन सबको बाहर बिल्कुल नहीं लाएंगी। क्लियर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि मामले की घटना की तारीख से एक साल के अंदर में उसका निपटारा हो जाना है। मतलब क्या बात हुई कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के सामने मामले को लाना है और जब ये घटना हुई उसके 1 साल के अंदर में इसका निपटारा हो जाना है, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा ये चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगे, है ना। उनका शारीरिक हो गया स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मेंटली वो हरास हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, साइकोलॉजिकल उनका असर हो सकता है। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए 1 साल के अंदर में इस चीज़ का निपटारा हो जाना चाहिए और साथ ही साथ पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इससे बच्चे की लाइफ इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे ऐसे तो ये बाल विवाह जो होता है 18 साल से कम उम्र में जिसकी शादी होती है, ये कानूनन अपराध है, पकड़े जाने पर इन्वॉल्व पेरेंट्स जिम्मेदार हैं और उनको सज़ा भी हो सकती है, फाइन हो सकता है। तो अगर 18 साल से कम उम्र में शादी हुई और उसमें ज़बरदस्ती का शारीरिक अगर संबंध बना तो वो भी आपके पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ही आता है, उसकी सज़ा भी वही होगी जो इस एक्ट में सज़ा प्रावधान है। क्लियर है। अच्छा देखो, एक चीज़ और है कि बहुत सारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होता है ना, वैसे बच्चे होते हैं जो पीड़ित जो मतलब बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या मेंटली रिटार्ड बच्चे होते हैं, कोई विकार से ग्रसित होते हैं। उन बच्चों के साथ अगर ऐसे केसेस हुआ तो उनके लिए कोई अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर या कोई विशेष शिक्षक होते हैं।
ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ और चीज़ों को जानते हैं। देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, प्रोविजन अंडर पॉक्सो एक्ट, कौन कौन सी धाराएं हैं, फिर ऑफेंस नेम, मतलब क्या क्या उनके साथ अपराध हुआ है वो चीज़ें हैं, और फिर उसका क्या क्या पनिशमेंट है, क्या सज़ा का प्रावधान है, वो हम लोग देखते हैं। देखो जितनी धाराएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने एक जगह कलेक्ट करा है। पहला आपका सेक्शन 4, ये होता है सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ हुआ तो मिनिमम 20 साल की जेल होगी। मिनिमम है यहाँ पे, मिनिमम, कम से कम 20 साल की जेल। अगर सज़ा बड़ी है, अगर ऐसी चीज़ें और ये है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है आजीवन कारावास, और साथ ही साथ इसमें फाइन लगेगा, यानी कि जुर्माना देना होगा। फिर है सेक्शन 6, इसमें क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब बहुत ही गंभीर तौर पर अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो वहाँ 20 वर्ष की कड़ी सज़ा, साथ ही साथ आजीवन जेल और फाइन है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 में क्या बोला जा रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ अगर बच्चों के साथ, तब वहाँ पे 3 से 5 साल की जेल और साथ ही साथ जुर्माना यानी कि फाइन है। फिर सेक्शन 10, जहाँ पे गंभीर यौन हमला हुआ है तो वहाँ पे 5 से 7 ईयर्स की जेल और साथ ही साथ फाइन है। फिर आपके सेक्शन 12 इसमें अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, चाहे बच्चों को फिजिकली हरास किया गया और मेंटली हरास किया गया हो, जैसे भी है, तो वहाँ पे 3 साल की जेल और फाइन है। और हम अच्छे से जानते हैं गलत नियत से छुआ भी एक टच भी ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत में आता है। बच्चे को आप गलत नियत से छू भी दिया तो वो भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल है। क्लियर है। फिर देखो सेक्शन 14 और 15 जो है वो पोर्नोग्राफी की से संबंधित है। बच्चे को उस काम में लिप्त कर देना या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए, है ना, बच्चे को बहुत सारे लोग उस फील्ड में ढकेल देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें अगर पाई गई, पकड़ाई गई और वो अपराध सिद्ध हो गया तो वहाँ 3 से 7 साल की जेल और साथ में फाइन है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, प्राइवेट पार्ट्स को टच करना या ज़बरदस्ती प्राइवेट पार्ट्स को टच करवाना, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग सज़ा है और ये कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा नीड एंड सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तो उसको रिलेटेड कुछ जनरल प्रिंसिपल बने, वो प्रिंसिपल्स क्या है हम लोग देखते हैं। पहला है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, मतलब कि ये पूरा का पूरा बच्चों के हित के लिए होना चाहिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बच्चे की कहीं से भी किसी तरह की गलती नहीं होती, इसलिए उनको बिना इफेक्ट किए यहाँ पे उनके हित में बात होती है, एक हॉलिस्टिक मैटर में। ठीक है। दूसरा है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने का, उसको सर्वाइव करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो शारीरिक मतलब फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, किसी भी तरह से उनको हार्म से दूर रखा जाए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट देखो, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें किसी तरह के विभेद में नहीं रखना चाहिए, वो उस चीज़ से परे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आ रहे हो, किसी भी संस्कृति से आ रहे हो, लड़के हो लड़कियां हो, किसी भी तरह से हम उनमें अंतर नहीं कर सकते हैं, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्लियर है। फिर आपकी राइट टू प्राइवेसी, अभी हमने कहा उनको निजता का अधिकार है, बच्चों के अधिकार का यह हनन बिल्कुल नहीं हो सकता है, उनको पब्लिक नहीं किया जा सकता अगर कोई ऐसे बच्चे के साथ हुआ है तो। फिर है राइट ऑफ डिग्निटी, उनके डिग्निटी का अधिकार रखा जाएगा। फिर आपका राइट टू कंपनसेशन, हर्जाना भरना पड़ेगा, उसका अधिकार अगर बच्चे चाहें या उनके पेरेंट्स चाहें तो वो हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं। फिर है राइट टू सेफ्टी, बच्चों की सुरक्षा का पूरा अधिकार रखा जाए, ऐसा नहीं हो कि वो डराया जाए, धमकाया जाए या उन्हें और तरह से मेंटली प्रेशराइज किया जाए, ये सब चीज़ों का अधिकार बच्चों के पास है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अभी हम लोग बच्चों से रिलेटेड कुछ और क्या क्या हमारे संविधान में बातें की गई हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सबको मैंने एक जगह कलेक्ट करा है। पहला हम सभी जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कैंपेन, एक स्लोगन के तौर पर एक कैंपेन चलाया गया था पूरे इंडिया में। इसका मेन मोटिव था, जो देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो घट रहा था, धीरे धीरे जो संख्या कम हो रही थी, उनको देखते हुए बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना, ये एक नारा लगा था, कैंपेन था, जो कि बेसिकली आपके हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में चलाया गया था, ये याद कीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें महिला सशक्तिकरण मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, मतलब बच्चों जो बाल मजदूरी होती है ये पूरी तरह से कानूनन अपराध है, चाहे वो आपके घर में हो कर रहे हो, टी स्टॉल पे कर रहे हो, कोई पटाखा फैक्ट्री में कर रहे हो, या किसी तरह से कहीं से भी अगर बच्चे जो 18 साल से कम, जो माइनर्स बच्चे अगर मजदूरी करते हुए पकड़े गए तो उस बच्चों के पेरेंट्स और साथ ही साथ जो भी जगह पे काम करे वहाँ के मालिक, ये दोनों के दोनों पे केस हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें सुधार हुआ था आपका 1986 में। 1986 दूसरी शिक्षा नीति जो बनी थी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दूसरी बनी थी उसमें सुधार हुआ था, यानी कि कोई टीन से माइनर बच्चों को वर्क आप नहीं करवा सकते, किसी भी ऑफिशियल वर्क में नहीं, उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट,
बाल विवाह, है ना, हमारे संविधान में है ना कि जब तक कि बच्चे अडल्ट नहीं होते उनके विवाह नहीं कर सकते। आप लोग कमेंट में बताओ तो लड़के और लड़कियों के लिए कितना एज है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन चलो आप लोग बताओ। तो अगर ऐसे पकड़े जाते हैं तो पेरेंट्स और जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कोई भी, ठीक है, सारे के सारे को जेल हो सकती है और उन पर फाइन लग सकता है, और मामला अगर संगीन हो तो और भी श्रेणी में आती है, कैटेगरीज वाइज उन पर हर्जाना लगाया जा सकता है। फिर एक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट होता है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो माइनर होते हैं लेकिन उनसे अपराध बड़ा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, उनके पास इतने तो वो मैच्योर है नहीं, तो कुछ ऐसी चीज़ें उनसे हो जाती हैं, तो उनको नॉर्मल जेल में नहीं रखा जाता जहाँ और अपराधी और कैदी रहते हैं। उनके लिए एक अलग जेल होता है जिसको हम लोग सुधार गृह बोलते हैं, एक सुधार घर होता है। वहाँ पे बच्चों के सुधार के लिए काम होता है, उनकी काउंसलिंग होती है कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, उन्होंने ये हरकत क्यों की, ये कांड क्यों किया, ऐसी चीज़ों को अभी, क्योंकि उनका तो दिमाग मैच्योर नहीं है, तो आप पे ऐसा क्या बीता या क्या देखा क्या सुना जो आपने ये काम किया। काउंसलिंग होती है, साथ ही साथ बच्चों के एजुकेशन पर भी ध्यान रखा जाता है, उनको कुछ ना कुछ वोकेशनल कोर्स सिखाया जाता है ताकि कल को जब वो यहाँ से सुधर के निकले बाहर तो वो ऐसा ना हो कि बहुत पीछे रह जाए, उनके पास कोई ना कोई स्किल रहे, उनका एजुकेशन कहीं से भी सफ़र नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके बच्चों से रिलेटेड है वो आरटी एक्ट है, जो कि 2009 की बात हुई है। इसके बारे में कंप्लीट और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। देखो यहाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है ना। यहाँ पे बात हुई है, देखो 2009 बोला जाता है लेकिन ये पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों की उम्र बताई गई है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, इंडिया के तमाम बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। वहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एज ग्रुप था 6 से 18 वर्ष। और भी इसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात हुई है कि अगर 1 to 5 के बच्चे हैं तो वहाँ पे 30 बच्चों पर एक टीचर होंगे, वहीं अगर 6 to 8 की बात हो रही है तो 35 बच्चों पर एक टीचर होंगे। ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल और घर की दूरी की बात हुई है कि 1 to 5 में 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए बच्चों के घर और स्कूल से, और 6 to 8 में 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और भी हम लोग इसमें बहुत सारी बातों को जाना था, जैसे कुछ आर्टिकल्स थी इसमें कि आर्टिकल 17 जैसे आपका कहता है ना कि बच्चों को आप किसी तरह से मेंटली या फिजिकली प्रताड़ित नहीं कर सकते, उन्हें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। जो परमानेंट टीचर है वो होम ट्यूशन मतलब ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये सारी चीज़ें थी ना। जो SMC होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके अध्यक्ष पेरेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देखो, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका RT एक्ट की बात हुई है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, कौन कौन आर्टिकल में कुछ चीज़ें, राइट टू प्राइवेसी, ये सब सारी की सारी चीज़ें बच्चों के लिए है। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, राइट टू इक्वलिटी समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो फाउंडेशन एजुकेशन की बात हुई है 6 से 14 तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, वो आर्टिकल 21A में है। जहाँ पे हमारे भारत जो देश है वो 135 नंबर का देश है जिसने RT 2009 मतलब RT राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया, और उसमें भी राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे है। तो ये था आपके पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी कोशिश हो रही है कि कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी करवा सकूं, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इनकरेज करना। और हाँ, फिर भी जो भी पॉइंट्स अगर मुझसे कुछ छूट गए हैं या आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लो, आपके आंसर आप ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। कोई फीडबैक हो तो वो भी बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।